बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूं मंसूर आजम काजी। नाज़रीन, इस्तीफ़ों पर नाराज़गियां शुरू हो गई हैं पीडीएम के अंदर। 4 अप्रैल को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीईसी की मीटिंग होगी जो डिसाइड करेगी कि रेजिग्नेशंस देने हैं या लॉन्ग मार्च में जाना है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीडीएम की जो बाकी जमातें हैं उनका ये ख्याल था कि हम लोग जाएंगे लॉन्ग मार्च के लिए और वहाँ पर जाकर रेजिग्नेशंस भी देंगे। लेकिन आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा कि नहीं, इस्तीफे नहीं देने चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं कि स्टेक पर क्या है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का स्टेक है हुकूमत के अंदर, सिंध के अंदर उनकी हुकूमत है जो अपेरेंटली बिल्कुल क्लियर चल रही है, कोई उसमें एम्बिग्विटी भी नहीं, कोई उनको हटाने की भी अभी बात नहीं हो रही। गवर्नर आज की पहले बातें होती थी, अब वो भी नहीं हो रही। सो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए इस वक्त ये बड़ा एक मेरे ख्याल में डिफ़िकल्ट सिचुएशन के अंदर वो लोग आ गए हैं कि हम लोगों ने करना क्या है। हमने देखा मौलाना फजल रहमान का क्या एटीट्यूड था जब उन्होंने लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद दोबारा मौलाना फजल रहमान की आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ साहब से भी बात हुई है। इस सारी सिचुएशन में कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग नून को लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एस्टैब्लिशमेंट के साथ कोई डील हो गई है, जिसका बरमला इजहार मरियम नवाज ने एक ट्वीट में भी किया। इस सारी सिचुएशन में सेनेट इलेक्शन के अंदर कौन अपोजिशन लीडर बनेगा, क्योंकि अपेरेंटली पहले पीडीएम के अंदर यह डिस्कस हुआ था कि चेयरमैन सेनेट जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बनेगा, डिप्टी चेयरमैन सेनेट जेयूआई का बनेगा और अपोजिशन लीडर जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का बनेगा। लेकिन अब उस पर भी सवालिया निशान आते नजर आ रहे हैं। इस तमाम तर सूरत हाल पे बात करेंगे अपने आज के प्रोग्राम में। मुझे ज्वाइन किया है साइमा नदीम ने, वफाकी पार्लिमानी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रही हैं। सेनेटर बहरामंद तंगी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं और अली गौहर बलोच रुकन कौमी असम्बली हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी आप सबका। बहरामंद तंगी साहब, आपसे मैं बात का आगाज़ करता हूँ। बहरामंद भाई, क्यों आप लोगों ने नाराज़ कर दिया मौलाना साहब को, मुस्लिम लीग नून को? वो तो बड़े एक्सपेक्टेशन लेकर आए थे आप लोगों के पास कि चीज़ें अब चलेंगी, आप लोग इस्तीफे देंगे। आप लोगों ने कहा इस्तीफे कोई नहीं और अब आप लोग घर जाएं। ये क्या हुआ फिर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया मंसूर साहब। मंसूर साहब, देखिए, ये है कि एक इत्तेहाद जो हुकूमत की होती है और फिर उसके जितनी भी एलाइस होते हैं तो प्राइम मिनिस्टर के फैसले आते हैं और तमाम जमातें प्राइम मिनिस्टर के फैसलों को तस्लीम करते हैं। ठीक। लेकिन अपोजिशन जमातों में जब अपोजिशन की एक तहरीक बनती है तो तमाम जमातों के अपना मैनिफेस्टो, अपना मंशूर, अपना प्रोग्राम और अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी होती हैं। जब तमाम लीडरशिप पीडीएम के प्लेटफॉर्म में एक मीटिंग के लिए आते हैं तो हर एक लीडर, वो मौलाना फजल रहमान साहब हो, वो मरियम नवाज साहिबा हो या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हो, जितनी भी पार्टी से पीडीएम में, उनकी तमाम लीडरशिप अपनी पार्टी के फैसले सामने रखकर फिर उन फैसलों को पीडीएम के प्लेटफॉर्म में रखते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ना लॉन्ग मार्च से इनकार किया है और ना पीडीएम से निकलने की बात की है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अगर आपको याद हो तो ज़िमनी इलेक्शन में और सेनेट के इलेक्शन में भी हिस्सा न लेने की बात हो रही थी, लेकिन पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने कोशिश की है कि ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा ले। और मंसूर साहब, ज़िमनी इलेक्शन में आपने देखा और पूरी दुनिया ने देखा कि सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर जो कठपुतली रोल प्ले कर रहे इस वक्त, पाकिस्तान के तमाम सूबों में पीडीएम के प्लेटफॉर्म के कैंडिडेट्स ने इलेक्शन जीता। वो बलूचिस्तान में जमीयत उलमा इस्लाम ने, खैबर पख्तूनख्वा में मुस्लिम लीग नून ने, पंजाब में मुस्लिम लीग नून ने, सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। और ये वो फैसला था कि जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने या आसिफ अली जरदारी साहब ने किया, ये क्रेडिट हम उनको नहीं देते हैं, ये क्रेडिट हम पीडीएम के प्लेटफॉर्म की लीडरशिप को देते हैं। लेकिन मशवरा था बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का कि हम पार्लियामेंट के अंदर लड़ाई लड़ सकते हैं मुल्क के लिए, इदारों के लिए और इस पार्लियामेंट के लिए। और फिर जब सेनेट के इलेक्शन आ गया तो सेनेट के इलेक्शन में भी सिंध से प्रोविंशियल प्रेसिडेंट ने कहा कि 35 करोड़ रुपए लिए सेलेक्टेड साहब ने, बलूचिस्तान के प्रेसिडेंट ने कहा कि 70 करोड़ रुपए ली, और सेनेट के इलेक्शन में पहली मर्तबा सिटिंग प्राइम मिनिस्टर पे पीटीआई के ओहदेदारों ने, प्रोविंशियल प्रेसिडेंट ने, एमएनएस ने चार्जेस लगा दी कि जो। बहरामंद भाई, ये तो बातें ठीक है, मुझे जो मेरा सवाल है वो ये है कि इस्तीफों के ऊपर
सारा जो पीडीएम का एक इल्हाक है वो कहीं टूटता हुआ नजर आ रहा है। इस आपने अभी पूरी डिटेल में बताया, लेकिन आपने इस्तीफों को मेंशन नहीं किया अंदर। देखिए, मैं इस्तीफों पे बात करता हूं कि अगर मेरी लीडरशिप ने सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग के लिए वक्त मांगा है और अभी डिसाइड हो गया है कि 4 अप्रैल को शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की बरसी है, उसमें उसी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में मुल्क के तमाम सूबों से इंटेलेक्चुअल हैं, ठीक लीडरशिप ओके अगर फैसला कंसेंसस से आते हैं तो मैं समझता हूं कि जो अपोजिशन की तहरीक है वो कामयाबी की तरफ आगे बढ़ सकती है। अली भाई, आपकी तरफ आता हूं। आपने जवाब सुन लिया, 16 दिनों का आपको अब इंतजार करना पड़ेगा। सीएससी की मीटिंग होगी, उसके बाद फैसला होगा कि रिजाइन करना है या नहीं करना, जबकि हम सबको पता है कि आसिफ अली जरदारी साहब का क्या होल्ड है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सारी सिचुएशन में। एक ट्वीट मरियम नवाज ने किया, मैंने कहा मैं आपसे पूछ लूं क्योंकि आप रुकन हैं कौमी असम्बली के और बड़े आप वो झंडा पकड़ के मरियम का भी चल रहे होते हैं। उन्होंने कहा, टू बी ऑनेस्ट द वन who should be really worried is the selected because he is being seen as a spent force and his substitute is being fostered. By the way, I'm not liking the tweet but responding directly. ये किसकी बात हो रही है? किसको फोर्स किया जा रहा है? कौन सा ऑल्टरनेटिव आ गया? हमें भी बता दे, हमें पता ही नहीं बात। जी, मेरी आवाज, आप बोलिएगा। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल आ रही है जी, फरमाएं। देखिए मंसूर, आपने बड़ा रेलिवेंट क्वेश्चन किया है मौजूदा हालात के हवाला से, लेकिन मैं अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए ये अर्ज करूंगा कि देखिए पीडीएम जब मुआरज़े वजूद में आई, अपोजिशन की तमाम पार्टीज जो हैं वो इकट्ठी हुई और आपने देखा कि इन तमाम पार्टीज एक पॉइंट पर मुत्तफिक थी कि ये जो मौजूदा हुकूमत है ये अवाम की नुमाइंदा हुकूमत नहीं है, ये धांधली के जरिए आई है, ये सिलेक्शन के जरिए आई है, ये इलेक्शन के जरिए नहीं आई। और यही बात है, हमारी बात की जो तायीद थी वो आपने ख्वाजा साद रफीक के जमानत के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने भी की। आपने देखा कि उन्होंने कहा कि नैब जैसे इदारे को इस्तेमाल किया जाता है ताकत के टूल के तौर पर और पार्टियां तोड़ने और बनाने के लिए और लोगों की वफादारियां तब्दील करने के लिए। बहरहाल ये तो एक बहुत लंबी बहस है, लेकिन गुजारिश ये है कि पीडीएम देखें, ये वो तमाम पार्टीज हैं जो अलग अलग मैनिफेस्टो पर इलेक्शन कॉन्टेस्ट करके आई हैं। पहले भी हमने आपस में इलेक्शन कॉन्टेस्ट किए, चाहे हम अपोजिशन में इकट्ठे बैठे हुए, आइंदा आने वाले इलेक्शन में भी ये तमाम पार्टीज अलग अलग अपने प्लेटफॉर्म से इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगी और एक दूसरे उम्मीदवार हमारे मुकाबले में होते हैं एक दूसरे के खिलाफ। लेकिन हम इस बात पर मुत्तफिक हैं कि इस सिलेक्टेड गवर्नमेंट को जाना चाहिए। जाहिर है जब इतनी पार्टी इकट्ठी होती हैं, जब 10, 11, 12 पॉइंट्स के ऊपर इत्तेफाक होता है तो किसी पर इख्तलाफ राय भी हो जाता है, लेकिन ये भी मैं समझता हूँ कि जमहूरियत है कि आज इख्तलाफ राय भी जो है वो भी पाकिस्तान की आवाम के सामने है। पाकिस्तान की आवाम देख रहे हैं कि किस पॉइंट पर इख्तलाफ राय है, लेकिन हम ये तवक्को करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला इन इश्यूज के ऊपर भी बहुत जल्द इत्तेफाक राय हो जाएगा। और जो लोग ये तकिया लगा के बैठे हैं कि पीडीएम टूट जाएगा, पीडीएम इंशाअल्लाह ताला नहीं टूट। अली भाई, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मुझे एक चीज समझाएं, रिजाइन अपेरेंटली इट्स नॉट कमिंग फ्रॉम पीपल्स पार्टी साइड। ये हमें बिल्कुल समझ आ गई है कि पीपल्स पार्टी क्योंकि उनका सिंध के अंदर स्टेक है, वो नहीं रिजाइन पर आएंगे, इसलिए 16 दिन भी मांगे गए। वरना आपको भी पता है, मुझे भी पता है, तंगी भाई को भी पता है कि आसिफ अली जरदारी साहब का जो डिसीजन होगा वो सारी पीपल्स पार्टी मानती है। इसके बाद आप लोगों के पास क्या ऑप्शन है? देखें, ये पीडीएम के जितनी भी लीडरशिप है, जिसमें बाकी पार्टीज भी हैं और बड़ी पार्टीज जिसमें मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और मौलाना साहब भी, तो ये तमाम पार्टीज बैठकर इनकी लीडरशिप आपस में मुशावरत करेगी और उसके बाद जो भी वो लाएअमल देगी। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूँ जी, देखें जो पीडीएम है, ये जो तहरीक है, हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में कानून और आइन की हुक्मरानी होनी चाहिए। हम ये चाहते हैं कि जो इदारे, जो मुक़द्दर हल्के पाकिस्तान की सियासत पर असरअंदाज होकर इस पूरे सिस्टम को सोप टाज करते हैं और सिलेक्शन के जरिए लोगों को लेकर आते हैं, उन लोगों का दरवाजा बंद होना चाहिए और पाकिस्तान में लोग वोट को जरिए आए, वोट को इज्जत दें। ये मसला मंसूर सिर्फ मेरा और आपका नहीं, ये मसला मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का नहीं, ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल का मसला है, ये पाकिस्तान हमारी आने वाली नस्लों का मसला है। और इसके लिए
अगर हम अपने जाती कुछ मतलब चीजों पर कंप्रोमाइज कर जाएं और हमारी आने वाली नस्लों को ये चीजें भुगतनी पड़े। आ गया जी, आपका पॉइंट आ गया, ठीक है, ठीक हो गया। साइमा जी, वो एक फिल्म का एक डायलॉग था, खुश तो बड़े हो बहुत हो गए तुम। आप लोगों की खुशियां ही नहीं खत्म हो रही, आप लोग हर चैनल पे बैठ के इतने खुश हो रहे हैं कि पीडीएम टूट गई है। सो इसका इंपैक्ट आपको अब लग रहा है कि अगले 2.5 साल बिल्कुल सिक्योर आप लोग हैं, डिलीवर करेंगे, ऑपोजिशन आपस में ही लड़ती रहेगी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग, नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। आप लोग कैसे देख रहे हैं अब? जी थैंक यू सो मच मंसूर सर। मैं समझती हूँ कि आपको इधर इतने करीब जाने की क्या ज़रूरत है, आपको पीछे जाना चाहिए। इनकी आप हिस्ट्री जो है ना निकाल के देख लें दोनों पार्टीज़ की, तो इनका तो जो आपस में कॉन्फ्लिक्ट है वो 1986 से ही शुरू हो जाता है, जब बेनज़ीर वापस आई थी पाकिस्तान। उसके बाद भी आप अगर देखें तो इनकी एक पूरी एक हिस्ट्री आप निकाल के देख लें। मेरे ख्याल में 89 में पीपीपी जो थी वो उन्होंने पंजाब असेंबली में इनको जो था वो नो कॉन्फिडेंस मोशन इनके अगेंस्ट किया था सीएम के, और वो उसके बाद फिर इनकी जो उस वक्त भी आप देखेंगे वर्स्ट जो थी वो हिस्ट्री में पाकिस्तान की हॉर्स ट्रेडिंग, उसके अंदर 152 से 106 वोट्स पड़े। ठीक है, फिर आगे आप चलें तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, आप चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में भी इन्होंने आपस में ये डिसाइड किया कि हम जो है यूज हो गए बाय द थर्ड पार्टी। ये जुमले तो बाद में आप अगर लगाएं, इनकी फ्रेंडली ऑपोजिशन भी बीच में रही, उसके साथ साथ इनकी जो है वो रोड के ऊपर भी जो है इनके अगेंस्ट जो थे नवाज शरीफ जो थे वो उन्होंने लॉन्ग मार्च भी की है, इनका कोalition गवर्नमेंट भी आपस में बीच में खत्म हुआ। मतलब ये तो इनका मेरे ख्याल में ये मामूलात हैं जो कि अगर ये पीडीएम एक आज बन गई है तो उसका ये मतलब नहीं है कि ये लास्ट भी करेगी। और ये तो 2 पार्टियां नहीं है, तो माशाल्लाह 11 पार्टियां जिनकी अलग अलग जो है वो स्टेक्स लगे हुए हैं। आप उनकी अभी जो सेनेट का इलेक्शन हुआ है उसी में आप देख लें कि आपस में जो नाराजगियां हुई वो इसी के ऊपर हुई कि मेरे उसको क्यों नहीं वोट दिया। नाराजगियां बिल्कुल ठीक है। साइमा जी, मैं एक छोटी सी ब्रेक ले लूँ, ज़रा नाराज़गियों की मैंने बात करनी है। साइमा जी के पास सवाल छोड़े जा रहा हूँ कि इशू क्या हुकूमत का पीडीएम है या अपनी परफॉर्मेंस है? इशू क्या है जिसके ऊपर अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने आप को गेज करेगी, अगले 2.5 साल किस चीज़ को एड्रेस करेगी? एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी साइमा जी, सवाल छोड़कर गया था, हुकूमत का इशू पीडीएम है, ऑपोजिशन को जेल में बंद करना है, नैब को एक्टिवेट करना है, या हुकूमत का इशू परफॉर्मेंस है? क्या इशू है इस वक्त हुकूमत का? देखिए जी, परफॉर्मेंस वाइज अगर देखा जाए तो जाहिर सी बात है हम बार बार एक ही चीज का जो है वो जिक्र करते हैं, वो ये कि हमारे पास इस वक्त छोड़ के वो हमारा बैकलॉग क्या था। बैकलॉग की बात मैं इस वक्त नहीं करूंगी, इतनी छोटी सी एक बात से आप समझ सकते हैं कि आप ऑरेंज ट्रेन का जो इस वक्त कहते हैं और जो महंगाई के बारे में बार बार हमें अटैक करते हैं, वो उसको जो हमारे मुल्क के ऊपर जो छोड़ के गए हैं, जो करोड़ों का 28 करोड़ जो है वो हमारे ऊपर जो उन्होंने एक जो है छोड़ा है सालाना 2036 तक, वो हमने उनका जो है सूद के साथ उनका जो है ये कर्जा देना है। अब इसी की बात ले रहे हैं, उसको इन चीजों को भी हमने उतारा। और उसके साथ साथ जो हमारी इस वक्त अगर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ले लेते हैं वो भी हमने बढ़ाई, हमने 40% उसको भी बढ़ा दिया। रेमिटेंसेस आप देख लें 49% हमारी, और उनसे ज्यादा आई पिछले हुकूमतों से करते हैं। -2.1% हमारी लोअर हुई। इन्फ्लेशन की बात अगर आप तो आप लोगों के लिए फोकस जो है वो अब परफॉर्मेंस है, आप लोगों के लिए इस वक्त फोकस परफॉर्मेंस है। हमारी परफॉर्मेंस इस लिहाज से मैं समझती हूँ कि बेहतरी की तरफ आई है, बावजूद इसके कि कोविड भी बीच में आया। उसकी तरफ भी हमने जो है उसकी परफॉर्मेंस भी आप अगर बैरून मुल्क भी देख लें तो कंपैरिजन में बाकी मुल्कों से बेहतरी हम लेके आए। ठीक हो गया। आपका पॉइंट आ गया जी। बहरमन भाई, आपकी तरफ आता हूं।
हुकूमत का बिल्कुल फोकस नहीं कि अपोजिशन को टाइट किया जाए, नैब को आप लोगों के पीछे लगाया जाए, मुस्लिम लीग नून के पीछे लगाया जाए। उनका सिर्फ फोकस जो है वो ये है कि हमने परफॉर्म करना है ग्रास रूट लेवल के ऊपर, और आप लोगों के दौर के जो कर्जे हैं उनको उतारना है। ये है फोकस इस वक्त हुकूमत का। आप लोग पता नहीं क्यों हुकूमत गिराने के चक्कर में है, वो तो चाहते नहीं आपकी बुरी, आपके खिलाफ कोई चीज हो। मंसूर साहब, जब ये हुकूमत में आए पीटीआई, तो इमरान ने कहा कि मुझे 3 महीने दे दे, फिर 6 महीने मांगे, फिर 10 महीने और फिर 2 साल मांगे। हमने कहा कि खुदा का होकर आप 5 साल के वज़ीर आज़म हैं, आप आगे बढ़े, हम आपका साथ दे रहे हैं। कानून साजी के लिए पार्लियामान के माहौल को साजगार बनाएं, और पहली मरतबा पाकिस्तान की 74 साल तारीख में तमाम अपोजिशन जमातों ने कहा कि आप सेलेक्टेड हैं, लेकिन फॉर द सेक ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम वी वांट टू सपोर्ट यू। और तमाम जमातों ने, लीडरशिप ने, तमाम पार्लिमानी लीडर्स ने, अपोजिशन लीडर ने खुद खड़े होकर, मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, आसिफ अली जरदारी साहब ने, ओके। लेकिन आज भी आप देखें कि पाकिस्तान के इस अजीम पार्लियामान को इसने बेतौकीर किया। हाँ। और फिर 2.5 साल के बाद सेलेक्टेड साहब खड़े होके वो कहते हैं कि मुझे तो मईशत का पता ही नहीं कि मईशत है क्या चीज। ठीक है। और फिर उसने कहा कि मेरे पास टीम ही नहीं है। लेकिन आपको याद हो कि जब पीटीआई की हुकूमत नहीं बनी थी तो इमरान ने कहा था कि अगर पीटीआई की हुकूमत बनी तो मैं वज़ीर आज़म हूंगा और असद उमर विल बी द फाइनेंस मिनिस्टर। वो तो इनकी, लेकिन मैं हमेशा इस पे के बाद, जी जी, लेकिन 2.5 साल के बाद उस सेलेक्टेड साहब ने एक्सेप्ट किया कि मुझे मईशत का पता नहीं है। अभी मेरी बहन ने कहा कि इतना 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 आपका जीडीपी ग्रोथ तो बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भी माइनस में चला गया, नीचे आ गया। आपकी मतलब महंगाई 13-14% पे पहुंच गया, 3% से। आज आपने कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं बनाया कि पाकिस्तान के नौजवानों को आप रोजगार दे, तो आपने उसको पकी पकाई देके देना शुरू किया। ठीक। आपके पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि आपकी गवर्नेंस पे, आपकी फॉरेन पॉलिसी पे, बैरमन भाई, ठीक पे कोई बात कर सकते। ठीक हो गया, पॉइंट आ गया जी आपका, बिल्कुल पॉइंट आ गया। मैं अली गौहर साहब, स्पीकर नेशनल असेंबली असद कैसर साहब ने इंतखाबी इस्लाहात के ऊपर कहा है ऑपोजिशन को कि आप लोग ऑन बोर्ड आएँ और आकर हम इंतखाबी इस्लाहात करती हैं। 4 इस वक्त ऑपोजिशन के जो अरकान हैं वो जेल में हैं, तो क्या ये मुमकिन है कि कुछ अर्से बाद आप लोग इनसे बात करें, आप लोग कहें कि अच्छा ठीक है इस्लाहात के ऊपर बात करनी चाहिए, रिफॉर्म्स के ऊपर बात करनी चाहिए, क्योंकि अब मेरे ख्याल में टाइम आ गया है शायद कि रिफॉर्म्स को वाकई ही किया जाए, अगर आप और हुकूमत एक पेज पर आ सकें। क्या कहेंगे इस पे? जी देखिए मंसूर, गुजारिश ये है कि आप देखें कि इस वक्त पाकिस्तान में मतलब है कि ये पूरा मुल्क जो है सिर्फ नैब गर्दी के जरिए चलाया जा रहा है, क्योंकि इमरान नियाज़ी साहब की सिलेक्टेड गवर्नमेंट सिर्फ इसीलिए कायम रह सकती है कि जब तमाम अपोजिशन लीडर जो हैं और अपोजिशन पार्टी जेलों में बंद हो, तो फिर ही ये सिलेक्टेड गवर्नमेंट चल सकती है। इस वक्त देखें कि ये अगर इतना, आपको याद होगा कि जब कोरोना का पैंडेमिक स्टार्ट हुआ था फर्स्ट वेव, तो इन्होंने एक वीडियो लिंक पर एक मीटिंग बुलाई जिसमें लीडर ऑफ अपोजिशन शहबाज शरीफ साहब थे, बिलावल भुट्टो साहब थे और बाकी लोग बैठे थे। इमरान नियाज़ी साहब अपनी बात करके उठ गए और दूसरों की बात और तजावीज़ सुनना तक भी गवारा ना की, ये इनकी ईगो थी। और उसके बाद आप देख लें कि जब अभी सेनेट का इलेक्शन आया और इन्होंने, मैं आपकी तवज्जो दिलाऊंगा कि जब संजरानी साहब के खिलाफ अदम एतमाद आया था, उस वक्त इन्होंने किस तरह से वोट चुराए, खरीदे और लोगों के ज़मीर खरीदे। उसके बाद आपने देखा कि अब ये कहते थे, अब इनको याद आ गया कि वो शो ऑफ हैंड होना चाहिए, तो वो तो उसके लिए तो एक आईनी तरमीम की जरूरत है, जो कि मतलब है कि 2/3 मेजॉरिटी के अलावा हो ही नहीं सकती। 2 साल पहले अपोजिशन ने ये पॉइंट उठाया था कि आप पार्लिमानी पार्टीज की मीटिंग बुलाएं, आप उसमें तमाम अपोजिशन को इत्माद मिले, एक उसमें पार्लिमानी कमेटी भी बनाई, लेकिन उसकी आज तक मंसूर एक मीटिंग भी ना हुई। एक मीटिंग भी नहीं हुई। बात कर रहे हैं इलेक्शन रिफॉर्म्स की,
देखिए इलेक्शन रिफॉर्म्स बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन उसके लिए तमाम ऑपोजिशन पार्टीज को ऑन बोर्ड लेना चाहिए, तजावीज उनसे भी मांगनी चाहिए। और तजावीज मांगने के बाद अगर कुछ चीजों पर इत्तेफाक हो जाता है तो उसमें कोई हर्ज नहीं, लेकिन बात यह है कि ये सिर्फ वो तजावीज लेकर आते हैं जो इनकी सिलेक्शन में इनको मदद, इनकी सिलेक्शन। अली भाई ठीक हो गया, अली भाई मुझे एक छोटी सी, ठीक हो गया आपका पॉइंट आ गया। व्यूअर्स एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी सायमा जी, दो चीजें, एक तो जिस तरह अभी अली गौहर कह रहे थे कि हुकूमत का दिल चाहता है कि सबको जेलों में बंद करे, लेकिन शेख रशीद जो इंटीरियर मिनिस्टर है उन्होंने कहा है कि शहजाद अकबर की पूरी कोशिश के बावजूद नवाज शरीफ वापस नहीं आएंगे। एक तो इस पे कमेंट कीजिएगा, और सेकेंडली ये जो इस्लाहात की बात हो रही है, आप लोग कल को ये तो नहीं कहेंगे कि जी ऑपोजिशन अगर आपके साथ बात करना शुरू करे आप लोग कहेंगे जी ये लोग एनआरओ मांग रहे हैं? लेकिन जी पहली बात तो ये कि नवाज शरीफ का तो खैर उन्होंने सही बोला कि वो वापस नहीं आएंगे, और उनकी बेटी ने अभी ऑलरेडी मरियम ने ये बात क्लियर भी कर दी है कि वो उनकी जगह इस वक्त जो हैं वो रिप्रेजेंटेटिव हैं, और जब जरदारी ने उनको कहा भी कि हम आपके साथ ठीक है चलने को भी लॉन्ग मार्च में तैयार हैं, लेकिन इस्तीफे देने को तैयार नहीं है जब तक कि वो हमारे साथ ना चलें और जेलों में ना जाएं। ठीक है जी। और उन्होंने अपनी हिस्ट्री भी बताई कि वो 14 साल जा चुके हैं, लेकिन उनका जवाब यही उनको सुनने में मिला ना कि वो अभी नहीं आएंगे और मैं यहाँ मौजूद हूँ, मेरी पूरी पार्टी यहाँ मौजूद है। तो ये तो बात क्लियर हो जाती है क्योंकि उनकी जुबान से ये बात उन्होंने ये कही है। दूसरी बात आपने जो इस्लाहात की है, इस्लाहात तो मेरे ख्याल में बहुत ज़रूरी हैं, अशद ज़रूरी हैं मुल्क के लिए, और ये इसके ऊपर अभी से बात नहीं हो रही है बल्कि ये पहले भी इस चीज़ के ऊपर टॉपिक ये छिड़ा था। और उन्होंने कहा अभी भी जब ये इस्लाहात की बात उठी तो उन्होंने कहा कि हम अभी नहीं करेंगे, ये जब गवर्नमेंट जाएगी तो हम उसके बाद करेंगे। और जो है ओपन बैलेट की बात जब हमने शुरू की उसके ऊपर भी नहीं, आप ये तो नहीं कहेंगे बाद में कि जी एनआरओ मांग रही है ऑपोजिशन। अगर ऑपोजिशन आती है आप लोग ये तो नहीं कहेंगे कि ये जी एनआरओ मांगने आ गए हमारे पास? देखिए जी एनआरओ जो है ना वो जो इन्होंने पिछले फैटफ बिल में ऑलरेडी एक जो लिस्टें बना के दे दी थी, इतनी जो उन्होंने डाल दी थी, उस टाइम पे समझ आ गई थी कि उस वक्त वो क्या मांग रहे थे। ठीक। अपने सारे के सारे जो नैप के केसेस हैं उनको उन्होंने खत्म कराना था एट द स्टेक ऑफ द कंट्री, जो कि कितना जरूरी था फैटफ हमारे लिए। ठीक हो गया, ठीक हो गया। इस टाइम पे हम चाहते हैं कि ये साथ चलें और इस किस्म की शर्तें ना लगाएं। ओके ठीक है। तंगी भाई, वो एक है ना मुहावरा, बदनाम ना होंगे तो क्या नाम ना होगा, बिल्कुल वही वाला इस वक्त ऑपोजिशन का और हुकूमत का जो है ना वो एक अफेयर चल रहा है जी। अच्छा मुझे दो चीज़ें बताएं। एक तो जरदारी साहब की मैं बिल्कुल बात करूंगा, मैंने उनका वो इंटरव्यू सुना था जिसमें उन्होंने कहा था कि पहले 2 साल तो जेल कुछ बोलती नहीं है, उसके बाद फिर आपसे बात करना शुरू करती है। तो सर ये जो चेयरमैन इस वक्त अब ऑपोजिशन लीडर सेनेट की जो बातचीत हो रही है, जो अंडरस्टैंडिंग थी, क्या वो अंडरस्टैंडिंग फ़र्क हो रही है? क्योंकि पीपल्स पार्टी की तरफ से हम देख रहे हैं शहरी रहमान का नाम, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से सादिया अब्बासी या आजम नजीर तारड़ का नाम सामने आ रहा है। क्यों ये हो रहा है जी? देखिए मंसूर साहब, जहां तक अपोजिशन लीडरशिप का ताल्लुक है तो ये भी पीडीएम के प्लेटफॉर्म से होगा, और पीडीएम के प्लेटफॉर्म में आप देखेंगे कि हमेशा उस पार्टी का लीडर अब ये अपोजिशन आते हैं जिस सेनेट में जिस पार्टी की अक्सरियत ज़्यादा होती है। हमेशा जैसे अभी मेरे 3 साल पहले में राजा ज़फ़र हक साहब थे, तो राजा ज़फ़र हक साहब के किसी ने एहसान नहीं किया था। तमाम अपोजिशन एक प्लेटफॉर्म पे है, लेकिन मुस्लिम लीग नून के जो सीनेटर थे वो ज़्यादा थे, तो उनका हक बनता था, और राजा ज़फ़र हक साहब ने अपना एक कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले किया और 3 साल वो अपोजिशन लीडर थे। इससे पहले शेर रहमान साहब आती जब हुकूमत बनी, लेकिन जब मुस्लिम लीग नून अपोजिशन में आ गए तो उनकी अक्सरियत थी, और राजा ज़फ़र साहब को एज ए पोजीशन लीडर हमने एक्सेप्ट भी किया और उसने अपना किरदार अदा किया। अभी ये बात पीडीएम के प्लेटफॉर्म से इंशाल्लाह आएंगे और ये भी कंसेंसस से डिसाइड हो जाएगा। लेकिन मैं मंसूर साहब एक बात बताना चाहता हूँ। जी प्लीज। लेजिस्लेशन की जो बात हो गई और मैं 2 मिनट आपका लूँगा। देखिए, आपने शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का दौर देखा, आपने शहीद बीबी का दौर देखा, आपने मियाँ साहब का भी दौर देखा है, और पीपल्स पार्टी का 2008 से 13 तक भी आप लोगों ने देखा, और बहुत ऑब्जर्व किया है कि हमेशा हुकूमत अगर चाहती है वो नेकनियती से
कि मुल्क के लिए, पार्लियामान के लिए, इदारों के लिए और 22 करोड़ आवाम के लिए कुछ करे, ओके, तो उसने हमेशा कानून साजी की तवज्जो दी है। ओके, और कानून साजी पार्लिमानी रिवायात और पार्लियामान में अगर कानून साजी न हो तो आपकी हुकूमत मुकम्मल तौर पे फेल हो जाती है। ठीक है। अभी आप सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को देख लें कि वो तो ये चाहते हैं कि बेशक मैं सेलेक्टेड हूँ या कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, लेकिन उसने अपोजिशन लीडर के साथ हाथ में लाना और अपोजिशन लीडरशिप की स्टेटस को तस्लीम करने से बाकायदा इनकार है। बिल्कुल ठीक, सही कह रहे हैं। मुझे ये मेरी बहन बताएं कि अगर आप चाहते हैं कानून साजी तो विदाउट द सपोर्ट ऑफ द अपोजिशन आप कैसे कानून साजी करेंगे? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन आपकी सोच इस वक्त ये नहीं है कि हम कानून साजी ले करें, आप ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के जरिए मुल्क को चलाना चाहते हैं, जो ऑर्डिनेंस के जरिए हो। बिल्कुल ठीक। और हम चाहते हैं कि पार्लियामान मौजूद है, नेशनल असेंबली मौजूद है, सेनेट मौजूद है, आप कानून साजी के लिए अपोजिशन स्टेटस को तस्लीम करें। ठीक हो गया मेहरबान भाई, ठीक हो गया जी, ठीक। आना और ज़द को छोड़ दे, आप मुल्क के लिए सोचे, इदारों के लिए सोच ले। बैरमन भाई आपका पॉइंट आ गया जी, सॉरी मेरे पास थोड़ा टाइम थोड़ा है, मैंने अली गौहर साहब के पास आने। अली साहब शॉर्टली बताइएगा, मेरे पास 1 मिनट है जी। 26 मार्च को नैब ने मरियम नवाज को बुला लिया है और उसी दिन एक और भी केस है जिसके अंदर मरियम को बुलाया गया है। क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का बयानिया तब्दील होने जा रहा है अगर मरियम नवाज गिरफ्तार हो जाती हैं और हमजा और शहबाज शरीफ बाहर रहते हैं, तो कोई बयानिया फर्क होगा या वही रहेगा जो पहले था? जी देखें, ये नैब गर्दी और ये जिन्हें हमारा रास्ता नहीं रोक सकते, और हमारी पार्टी में सिर्फ एक ही बयानिया जो कि मियां नवाज शरीफ साहब का है, उसी बयानिए को जो है वो शहबाज शरीफ साहब भी तस्लीम करते हैं, उसी बयानियों को हमजा शहबाज भी तस्लीम करते हैं, और वही बयानिया लेकर मरियम नवाज साहबा चल रही हैं। और वो बयानिया जो है वो पाकिस्तान में जमहूरियत की बहाली, पाकिस्तान में वोट को इज्जत दो का नारा है और पाकिस्तान की मईशत की बहाली है। और उसी नारे को लेकर पूरी, और यही पाकिस्तानी कौम का बयानिया भी है, और इंशाल्लाह यही बयानिया कामयाब होगा। इसी के लिए हम तहरीक चला रहे हैं, इसी के लिए हम इस सिलेक्टेड गवर्नमेंट को घर भेजना चाह रहे हैं, इसी के लिए हम सिलेक्टेड को तंबीह करना चाह रहे हैं कि अगर आपने पाकिस्तान को चलाना है तो उसका सिर्फ एक ही हल है कि पाकिस्तान में आइन और कानून की हुक्मरानी और जमहूरियत बहाल हो, वरना इधर अद्वियात के स्कैंडल भी निकलते रहेंगे, इधर चीनी के स्कैंडल भी निकलते रहेंगे, इधर आटे के स्कैंडल भी निकलते रहेंगे। और आप देखें कि इस हुकूमत को दिन रात मां सवाए अपनी जेब में ये जो पैसा है पाकिस्तान का लूट के भरने के अलावा और कोई काम ठीक हो गया। अली भाई पॉइंट आ गया जी आपका, ठीक हो गया। अली गौहर बलोच, साइमा नदीम सेंटर, बहरमन तंगी साहब, थैंक यू वेरी मच जी, आप बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो खुशाब के बाई इलेक्शन की एक अच्छी सी कहानी आपको सुनाता हूं, मेरे साथ रहिएगा। नाज़रीन, हम लोग हमेशा कहते हैं कि इंसान पास्ट से सीखता है, जो गलतियां करता है उससे सीखता है, लेकिन पंजाब हुकूमत शायद सीखने को तैयार नहीं। खुशाब के अंदर PP84, इसके अंदर वारिस कालू साहब थे, MPA पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, जिनकी वफ़ात हो गई बिकॉज ऑफ कोविड 12/3/2021 को। और यहाँ पर बाई इलेक्शंस अनाउंस हुए हैं 5 मई 2021 को। आप इस वक्त स्क्रीन के ऊपर जो बाई इलेक्शन की नोटिफिकेशन है वो भी देख रहे हैं। 5/5/2021 को यहाँ पर इसका नोटिफिकेशन आया है कि यहाँ पर खुशाब PP84 के अंदर बाई इलेक्शन होगा। हुकूमत ने बड़ा एक अच्छा काम किया, उन्होंने जो वहाँ पर उस वक्त की डिप्टी कमिश्नर थी मुसर्रत जबीन, जो डिप्टी कमिश्नर खुशाब थी, उनको, इन खातून को फौरी तौर पर OST कर दिया। अब कोई बंदा पूछे कि इनको OST करने की क्या वजह थी, सो वजह अभी तक कोई सामने नहीं आई, और इनकी जगह इरफान अली खान को डिप्टी कमिश्नर खुशाब लगा दिया गया। इरफान अली खान जो हैं, जिनको आप इस वक्त देख रहे हैं, ये एडिशनल सेक्रेटरी चीफ मिनिस्टर ऑफिस लाहौर में तैनात थे।
सो इसका मतलब ये है कि मुसर्रत जबीन जो डिप्टी कमिश्नर थी वो उनको हटाना था, और उसके बाद जो चीफ मिनिस्टर ऑफिस के अंदर जो लोग हैं उनको लगाया गया बाई इलेक्शन को मैनेज कराने के लिए। उसके बाद किसी ने इनको बताया, और ये सारा नोटिफिकेशन 17 मार्च को इशू हुआ। कुछ 10 घंटे बाद इनको रियलाइज हुआ हुकूमत को कि ये तो इलेक्शन कमीशन की हमने खिलाफवर्जी कर दी उनके अहकामात की, क्योंकि उनकी स्टैंडिंग ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शंस हैं कि जहां पर भी बाई इलेक्शंस हो रहे होंगे हम नहीं करेंगे, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन वहां पर ट्रांसफर पोस्टिंग्स नहीं करेगी। तो उन्होंने क्या किया, 18 तारीख को उन्होंने जो नोटिफिकेशन थे वो कैंसिल कर दिए। उन्होंने कहा मुसर्रत जबीन को कि आप वापस डीसी खुशाब रहें, और जो इरफान अली खान थे उनसे कहा कि आप वापस चीफ मिनिस्टर ऑफिस के अंदर रहें। ये अब इसमें दो चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट। एक तो ये दिस इज़ हाउ द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इज़ ऑपरेटिंग। दो हजरात हैं, एक चीफ सेक्रेटरी पंजाब हैं जवाद रफ़ीक साहब, वेरी गुड ऑफिसर, और लेकिन आजकल मेरे ख्याल में जिस तरह पंजाब हुकूमत को चीफ मिनिस्टर ऑफिस चला रहा है उनके लिए भी काम करना बहुत मुश्किल हुआ है। काम करना किस तरह मुश्किल हुआ है इस पे हम किसी वक्त और बात करेंगे। लेकिन जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं चीफ मिनिस्टर के, ताहिर खुर्शीद साहब, आपको याद होगा इस पे हमने पहले भी एक दफ़ा जब ये ACS इंफ्रास्ट्रक्चर थे तब हमने प्रोग्राम किया था, और आज भी इनकी माशाल्लाह जो ये चाह रहे होते हैं, जिन पटवारियों को DSPओं को ट्रांसफ़र पोस्टिंग चाह रहे होते हैं, ही इज़ द मेन पर्सन जो इस वक्त चीफ मिनिस्टर ऑफिस में बैठ के हर काम वो कर रहे हैं जिससे इमरान खान साहब के उस विज़न की नफ़ी होती है, इमरान खान साहब के उस विज़न के धचका लगता है जो इमरान खान साहब ने पूरे मुल्क के साथ वादा किया। सवाल सिर्फ ये है कि ताहिर खुर्शीद जैसे लोग क्या पंजाब के, और अगर ये चलाएंगे तो इसमें पंजाब सफ़र ही करेगा जिस तरह पिछले 2.5 साल से करता रहा है। आज के लिए इतना ही। मुझे मंसूर आज़म काजी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।